नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा, भारत में पंचायतों का पुनर्गठन, ठीक है? तो हालाँकि ये मैं कल आपको कुछ बता चुका था मतलब जो इससे इम्पोर्टेंट इसके फैक्ट थे। बाकी आज मैं ये बताने वाला था किस स्टेट में कितने स्तर की पंचायत है और उसको क्या-क्या नाम दिया गया है। बाकी चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर से रिवीज़न कर लेते हैं, क्विक रिवीज़न रहेगा, ठीक है? भारत में पंचायतों का पुनर्गठन, ठीक है? ये आज का हमारा टॉपिक है, भारत में पंचायतों का पुनर्गठन, सॉरी। ठीक है? तो इससे संबंधित अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भारत भारत के संदर्भ में तो हालाँकि अलग रहेगा, बाकी हम बात करते हो अगर उत्तर प्रदेश के संबंध में, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 पारित किया था, ठीक है? ध्यान देने योग्य बात ये है कि 5 जून 1947 को ये विधानसभा से पारित हुआ था, 16 सितंबर 1947 को ये विधान परिषद से पारित हुआ और 7 सितंबर 1947 को तत्कालीन गवर्नर जनरल ने इस पे स्वीकृति दे दी थी। बट पॉइंट यहाँ पे एक ये है 27 27 दिसंबर 1947 को ये अंगीकृत हुआ था, यानी कि इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में लागू हो गया था ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि पंचायती राज अधिनियम 1947 कब से लागू हुआ था, तो यहाँ पे 7 सितंबर 1947 आपको टिक नहीं करना है, हालांकि ऑप्शन में दिया रहेगा, वहां पे हो जाएगा आपका 27 दिसंबर 1947। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब बात करते हैं उसके आगे। वर्तमान में पंचायती राज का जो स्वरूप है 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा लिया गया था। भारत में अब तक लगभग 2,55,000 ग्राम पंचायतें कार्यरत हैं, जिसमें 6,000 से अधिक पंचायत समितियां तथा 600 से अधिक जिला पंचायतें या जिला परिषदें कार्यरत हैं। ठीक है, वही बात करें तो लगभग 34 लाख प्रतिनिधि मतलब इसमें इलेक्ट होते हैं या चुने जाते हैं। अब बात करते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों में पंचायती राज के स्तर एवं संबंधित संस्थाएं। ठीक है, इस संदर्भ में अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के संबंध में, तो उत्तर प्रदेश में आप सभी को मैंने बताया ही था, हालांकि आप सब अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको भी पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के ऊपर क्षेत्र पंचायत है और क्षेत्र पंचायत के ऊपर जिला पंचायत है। ठीक है, वहीं अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जहाँ पे सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत और फिर जिला पंचायत सेम ही है। वहीं अगर केरल की बात करें तो केरल में भी त्रिस्तरीय है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे ग्राम पंचायत है और जो अपने यहाँ पे क्षेत्र पंचायत बोली जाती है, केरला में उसको प्रखंड पंचायत बोला जाता है। और जिला पंचायत तो मोस्टली हर जगह पे जिला पंचायत या जिला परिषद ही है, तो उसको तो आप ध्यान देने की बात है नहीं। ठीक है, कुछ जगह पे ग्राम पंचायत को कुछ अन्य नाम से बुलाया जाता है, बाकी क्षेत्र पंचायत का नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग चेंज होता रहता है। ठीक है, तो वो आपको याद करने की जरूरत है। बात करते हैं केरल की, तो केरल में क्षेत्र पंचायत को प्रखंड पंचायत और जिला पंचायत तो जिला पंचायत है ही। अब इम्पोर्टेंट ये आ जाता है कि वो स्टेट भी आपको याद करने पड़ेंगे जिन स्टेटों में जो पंचायती राज का जो स्तर है वो त्रिस्तरीय के अलावा द्विस्तरीय है या फिर एक स्तरीय है या फिर चतुर्थ स्तरीय है। ठीक है, तो उस संदर्भ में उन स्टेटों को आप अलग से नोट कर लेंगे, उनको याद करेंगे, उनका एक तरीके से कह सकते हैं उनको दिमाग में बिठा लेंगे। ठीक है, इस संदर्भ में सबसे पहला नाम आ जाता है हमारा मणिपुर का। अगर आपने हिंदुस्तान का मैप देखा होगा तो हिंदुस्तान के मैप में जो सेवन सिस्टर्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पे हमारा मणिपुर स्टेट पड़ता है और यहाँ पे द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है, ध्यान रखिएगा मणिपुर में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जहाँ पे सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत और उसके बाद में जिला पंचायत है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में त्रिस्तरीय है, जहाँ पे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत है। ठीक है, बात करते हैं अगर सिक्किम की, तो सिक्किम भी कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के ऊपरी वाला जो हिस्सा है, जो कि जहाँ पे हमारा डोकलाम विवाद हुआ था, वो वहाँ से संबंधित है। और एक तरीके से कह सकते हैं जो हमारा चिकन नेक है वो सिक्किम से टच होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बात करते हैं अगर सिक्किम की, तो सिक्किम में भी द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। इसको आप इस तरीके से रिलेट करवाएं जैसे आपने मणिपुर सुना है, तो मणिपुर भी एक छोटा सा स्टेट है, तो मणिपुर में द्विस्तरीय हो जाएगी। वहीं सिक्किम की बात करें तो सिक्किम भी बहुत छोटा सा ही है, तो सिक्किम में भी द्विस्तरीय हो जाएगी, जहाँ पे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत हो जाएगी। ठीक है, तो सेम ही है, मणिपुर और सिक्किम का लगभग सेम ही रहे। अब बात करते हैं हमारा जो अगला स्टेट रहेगा, छठा स्टेट। तो छठे स्टेट में आते हैं सबसे पहले हम उड़ीसा में। तो उड़ीसा में त्रिस्तरीय है, जहाँ पे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद है, सेम एज उत्तर प्रदेश। वहीं पे बात करते हैं अगर दादरा एवं नगर हवेली की, तो यहाँ पे भी ये भी चूंकि छोटा सा ही स्टेट है, तो यहाँ पे भी द्विस्तरीय रहेगी, ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति। वहीं बात करते हैं अगर दिल्ली की, तो दिल्ली में ग्राम पंचायतें हैं ही नहीं है, तो आपको पता ही होगा। ये क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस स्टेट में ग्राम पंचायतें नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका दिल्ली, और दिल्ली में सिर्फ नगर निगम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ना ही यहाँ पे क्षेत्र पंचायतें हैं और ना ही ग्राम पंचायत है, दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ नगर पंचायतें हैं। अब बात करते हैं अगर पांडिचेरी की, तो पांडिचेरी भी छोटा सा ही स्टेट है।
ठीक है। पांडिचेरी में भी द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जहाँ पे ग्राम पंचायत तथा पंचायत समितियां हैं। असम की बात करें, ध्यान रखिएगा, असम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके, मतलब कह सकते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा असम। इसको नोट कर लेंगे आप। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसकी जानकारी हम देते हैं आपको, क्योंकि असम में एक तो पहली बात त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, त्रिस्तरीय तो मोस्टली सभी स्टेटों में, लेकिन बात करते हैं अगर यहाँ पे जो ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत को गोवन पंचायत बोला जाता है। और वहीं अगर क्षेत्र पंचायत की बात करें तो यहाँ पे इसको आंचलिक पंचायत बोला जाता है। जिला परिषद तो जिला परिषद ही रहेगा, जिला पंचायत या जिला परिषद वो सेम ही है, बस केवल ग्राम पंचायत को गोवन पंचायत, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ग्राम पंचायत को गोवन पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत को आंचलिक पंचायत बोला जाता है। कहाँ पे बोला जाता है ये? असम में। वहीं अगर बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक में भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जहाँ पे ग्राम पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत को तालुका पंचायत बोला जाता है। ठीक है, तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, मणिपुर। मणिपुर में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी। मणिपुर के बाद में अगर हम बात करते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम में भी द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी। फिर अगर गोवा में जाते हैं तो गोवा में भी द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी। दादरा नगर हवेली में भी द्विस्तरीय पंचायती राज थी। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ नगर निगम थे। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि असम की, तो असम में पंचायत तो त्रिस्तरीय थी, लेकिन यहाँ पे ग्राम पंचायत को गोवन पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत को आंचलिक परिषद बोला गया था। वहीं अगर बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी, लेकिन यहाँ पे जो क्षेत्र पंचायत था उसको तालुका पंचायत बोला गया था। ठीक है। अब बात करते हैं अगर हरियाणा की, तो हरियाणा में भी सेम ही है, त्रिस्तरीय पंचायती राज है। मध्य प्रदेश में भी त्रिस्तरीय है। बस ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में जो क्षेत्र पंचायत है उसको प्रखंड पंचायत बोला गया, सेम एज मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में ही था, सॉरी केरल। ठीक है, सेम एज केरल। अब बात करते हैं अगर छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है कि वैसे तो आप सबने यही सुना होगा कि जनपद और जिला दोनों का मतलब सेम ही होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ का मामला थोड़ा पेचीदा रहेगा। छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत है, और ग्राम पंचायत के बाद में जो क्षेत्र पंचायत है उसको यहाँ पे बोला गया है जनपद पंचायत, और जो जिला पंचायत है उसको जिला पंचायत ही बोला गया। तो ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है छत्तीसगढ़ के मामले में, ये भी आप नोट करके रख लेंगे। छत्तीसगढ़ का भी काफी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा रूल। ठीक है, अब बात करते हैं अगर अगले पॉइंट के बारे में, तो बिहार में तो त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद। राजस्थान में भी सेम ही है, उत्तर प्रदेश में भी सेम ही है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, और पंचायत समिति को ही हमारे अपने यहाँ पे यानी कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत बोला जाता है, जिला परिषद को जिला पंचायत बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में भी सेम ही सीन है। पंजाब का भी सेम ही है, त्रिस्तरीय। उत्तराखंड का भी त्रिस्तरीय, झारखंड का भी त्रिस्तरीय तथा सेम ही ये नाम में रहेगा। महाराष्ट्र का भी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद रहेगा। आंध्र प्रदेश के स्तर में अगर बात करें तो त्रिस्तरीय आंध्र प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद यहाँ का भी सेम ही रहेगा। अब बात करते हैं अगर तमिलनाडु की, तमिलनाडु में भी त्रिस्तरीय पंचायती राज सेम ही है। गुजरात की जरूर बात करते तो गुजरात में भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं अगर पश्चिम बंगाल की, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये भी आपको मार्क करके रख लेना है। पश्चिम बंगाल हमेशा से ही अलग चला है, और पश्चिम बंगाल के बारे में अगर बात करें, चूंकि अंग्रेजों के समय पे पश्चिम बंगाल ही मुख्य केंद्र रहा था अंग्रेजों का। ठीक है, और तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी, चूंकि ठीक है स्टार्टिंग में ही इन्होंने अपने यहाँ पे 4 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी थी, जिसमें सबसे नीचे लेवल पे आ जाता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बाद में यहाँ पे आ जाता है अंचल पंचायत, अंचल पंचायत के बाद में आ जाता है आंचलिक परिषद, और उसके ऊपर आ जाता है जिला परिषद। यानी कि यहाँ पे 4 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था है। तो ये क्या, कौन सा स्टेट हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी अगर बात करें मेघालय की, तो मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, ये 3 स्टेटों को थोड़ा स्पेशल कह सकते हैं ट्रीटमेंट दिया गया है, चूंकि यहाँ पे अफसपा लगा हुआ था उस समय, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे जनजातीय जो कह सकते हैं एक तरीके से जो भागीदारी है वो काफी ज्यादा थी। इस वजह से यहाँ पे किसी भी जो हमारे 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो पंचायतों का उल्लेख है, वहाँ यहाँ पे उस तरीके की पंचायतें ना शामिल होकर यहाँ पे जनजातीय परिषद एक तरीके से बनी हुई है, और जनजातीय परिषद ही यहाँ पे पूरा कार्यभार संभालती है, चाहे चाहे वो ग्राम लेवल की हो या फिर क्षेत्र लेवल की हो या फिर जिला लेवल की। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेघालय, नागालैंड तथा मिजोरम। मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, ध्यान रखिएगा ये 7 सिस्टर्स का ही पार्ट रहेगा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, लेकिन यहाँ पे जनजातीय परिषद रहेगी। वहीं अगर बात करते हैं हम मणिपुर की, ठीक है, तो मणिपुर में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगी, दिल्ली में 1 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगी, तथा पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था रहेगी, जहाँ पे ग्राम पंचायत, गोवन पंचायत, आंचलिक परिषद तथा जिला परिषद इस तरीके से यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं
अधिकांश राज्यों में देखिए इसी के बारे में बात करते हैं। अगर अधिकांश राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था का जो त्रिस्तरीय स्वरूप लागू किया गया था। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर जो पंचायत था या खंड पंचायत या क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद या फिर जिला पंचायत। ग्राम स्तरीय संस्थाओं में सभी राज्यों में ग्राम पंचायत के नाम से संबोधित किया जाता है। 73वें संविधान संशोधन के तहत प्रत्येक राज्य को अपनी आबादी के अनुसार ग्राम सभा का गठन करने तथा आबादी की संख्या सुनिश्चित करने का अधिकार दिया गया था। और एक बात और, निम्न क्वेश्चन एक इस तरीके से आता है जो कि लास्टली मेरे कह सकते हैं कि मेरे पास आया था कि आपको क्या है ना, आपको संविधान के अनुच्छेद 243 का पूरा डिटेल पढ़ाया गया होगा, लेकिन आपको अनुच्छेद 246 नहीं बताया गया होगा। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 246 वो अनुच्छेद है जो कि राज्य सरकारों को अपने यहाँ के जो भी कह सकते हैं कि पंचायतों की शक्ति वगैरह का कंट्रोलिंग या फिर उनको क्या-क्या देना है, क्या-क्या अथॉरिटी देनी है, उस तरीके की जो भी कह सकते हैं कि पावर रहती है, वो अनुच्छेद 246 में रहती है राज्य सरकार के पास में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं ग्राम सभा की सदस्यता ऐच्छिक है। ग्राम सभा के सदस्य के लिए जरूरी है कि वह 18 वर्ष की आयु अधिक आयु का हो तथा कोढ़ी, पागल, दिवालिया, दंड प्राप्त तथा राज्य सरकार का कर्मचारी ना हो। ठीक है, ध्यान रखिए, रखने योग्य तथ्य ये है कि अगर आप ग्राम सभा की सदस्यता लेना चाहते हो, तो सदस्यता तो अगर आप किसी गांव में रह रहे हैं और वहां का अगर आपके पास में वोटर कार्ड है तो आप ऑटोमेटिकली उस ग्राम सभा के सदस्य हो जाएंगे, अब बशर्ते आपकी उम्र जो है 18 वर्ष से ऊपर हो चुकी हो। वहीं बात करें अगर ग्राम पंचायत के अगर सदस्य के रूप में कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत का सदस्य अगर आप इलेक्ट होना चाहते हैं या ग्राम प्रधान इलेक्ट होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए मिनिमम 21 वर्ष की उम्र। ठीक है, आप कोढ़ी ना हो, आप पागल ना हो, आप दिवालिया ना हो, आप दंड प्राप्त ना हो तथा आप राज्य सरकार के कर्मचारी ना हो। यानी कि आप देखिए, कर्मचारी जो है वो कह सकते हैं कि एक तरीके से इस तरीके से इसको बोला जाता है कि आप लाभ के पद पर ना हो। यानी कि आप अगर चाहे उत्तर प्रदेश सरकार में या फिर किसी राज्य सरकार में जहाँ भी आप रह रहे हैं, वहाँ पे अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो उसको लाभ का पद बोला जाता है। उस स्थिति में आप वहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। अगर आपको या तो आपको ना कह सकते हैं रिज़ाइन देना पड़ेगा या फिर आप इलेक्शन से हाथ धोना पड़ेगा। इस तरीके से आप एक ही जगह पे रह सकते हैं, या फिर इलेक्ट रहेंगे यानी कि ग्राम प्रधान बन जाए या उसका इलेक्शन लड़ें, या फिर आप अपनी जॉब करें इस तरीके से। ठीक है, तो आप सरकार का कर्मचारी नहीं होने चाहिए अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो। ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है वो वर्ष में 2 बार होती है। इसके लिए खरीफ की फसल के बाद में एक मीटिंग होती है जिसको खरीफ मीटिंग बोला जाता था। वहीं अगर बात करें रबी की फसल के बाद में एक मीटिंग होती है, यानी कुल मिला के ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है वो वर्ष में 2 बार होती है। वहीं अगर बात करें ग्राम पंचायत की मीटिंग के बारे में, तो ग्राम पंचायत की मीटिंग महीने में 1 बार होती है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु गठित समितियां। आज हम बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति की। मैंने आपको रिसेंटली यानी जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था, सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति गठित हुई थी। उसके बाद में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। ठीक है, तो जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता समिति लाई थी। ठीक है, 1970 में। उसके बाद में 1987 में 10 साल बाद जीवी के राव समिति आई थी। उसके बाद में फिर से एल.एम. सिंघवी समिति आई थी और बीच में कई सारी समितियाँ आई थी। पी.के. तुंगल समिति भी आई थी। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हम धीरे-धीरे सारी समितियों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। उन्होंने क्या-क्या सुझाव दिए थे, क्या-क्या उन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं कि नए डेवलपमेंट के लिए नई-नई योजनाओं का एक तरीके से कह सकते हैं प्रादुर्भाव वगैरह किया था, सरकार को सुझाव दिए थे। उन सारी बातों पे विस्तृत चर्चा करेंगे। हालाँकि मैं समझ सकता हूँ ये आपको मैप विज़ुअल नहीं हो रहा होगा, बट मैं आपको मुँह से बोल के सुना देता हूँ, आप आराम से सुनिए। बात करते हैं बलवंत राय मेहता की। बलवंत राय मेहता की मैंने आपको बताया था कि ये किस लिए गठित हुई थी। ये एक्चुअली कह सकते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम नेहरू जी ने चालू किया था 1952 में। ठीक है, तो 1952 का जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था वो सक्सेस ही नहीं हुआ। और सक्सेस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो अधिकारी वगैरह थे या जो नेता थे उनका भी मन नहीं था। ठीक है, दूसरी बात जनता को भी इतनी जानकारी थी नहीं कि क्या होता है, क्या नहीं होता। जनता इतनी कह सकते हैं कि एजुकेटेड भी नहीं थी, शिक्षा का भी अभाव था और तानाशाही एक तरीके से कह सकते हैं अधिकारियों की जो तानाशाही थी वो बढ़ चुकी थी। इस वजह से वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम सक्सेस हुआ नहीं था। तो उसी की जानकारी अब नेहरू जी को थोड़ी ना पता था कि ये क्यों सक्सेस नहीं हुआ। उनको क्या पता, वो तो ऊपर बैठे थे यानी कि केंद्र सरकार में बैठे थे, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे थे। तब उन्होंने 1957 में बलवंत राय मेहता जी एक कह सकते हैं ऑफिसर थे, इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और कहा कि आप पता लगा के आओ कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ये क्यों सक्सेस नहीं हुआ। तब जाके बलवंत राय मेहता जी ने इनको बताया कि इस तरीके से आपके जो कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम है वो इसीलिए सक्सेस नहीं हुआ कि
सबसे पहले तो आपके जो अधिकारी हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया। वो क्या करते थे, वो शाम को जीप लेते थे, यानी सुबह जीप उठाते थे, घूम फिर के चने मतलब मस्ती काट के आ जाते थे, और पैसे ले लेते थे सरकार से अपना डीजल वगैरह के लिए, और बस कोई काम किया नहीं, करते नहीं थे पूरे दिन। उनकी उनके उनको एक तरीके से कह सकते हैं कि बस बैठे बिठाए की वो सैलरी लेते थे। दूसरी बात, जनता के पास में भी इतनी नॉलेज थी नहीं कि क्या होता क्या नहीं होता, तो जनता को मूर्ख बनाना बहुत आसान हो चुका था। वहीं अगर बात करें, अगर तीसरी इस तरीके से कह सकते हैं, बलवंत राय मेहता जी ने कई रीजन बताए थे। फिर उन्होंने रीजन भी बताया कि किस तरीके से आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय विकास को एक तरीके से कह सकते हैं कि डेवलप कर सकते हैं, तो उसके लिए इन्होंने बोला था बलवंत राय मेहता जी ने। और ध्यान रखिएगा, ये जो समिति की गठन हुआ था वो फरवरी 1957 में हुआ था, और इस समिति ने अपनी जो सिफारिश थी, या कह सकते हैं अपनी रिपोर्ट, वो नवंबर 1957 में ही, सॉरी, फरवरी 1957 में गठन हुआ था, तथा नवंबर 1957 में उस समय इसने पूरे देश में घूम घूम के, ये समझ लो मतलब कि लगभग 9-10 महीनों में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी प्रधानमंत्री ऑफिस में। और इन्होंने बताया था कि आप त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना करिए, यानी कि 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करी जाए आपके यहाँ, आपके द्वारा, ठीक है? और इन 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जो है, सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर पंचायत समिति जो रहेगी वो ब्लॉक स्तर पर रहेगी। वहीं अगर जिला परिषद की बात करें तो जो जिला स्तर पर पंचायत या जिला समिति रहेगी, ठीक है? दूसरा, ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा होनी चाहिए, यानी कि जो ग्राम पंचायत में जो व्यक्ति रहेंगे, वो वहीं के जो लोकल के लोग हों, वो डायरेक्ट वहाँ की जनता द्वारा चुने जाने चाहिए, तभी उनको अपनी समस्याओं का अच्छी तरीके से आभास रहेगा, और वो उन समस्याओं से निपटने के लिए सुचारू रूप से कह सकते हैं कि अवेलेबल रहेंगे, या उनको जानकारी पूरी रहेगी। अब सपोज अगर आपके गाँव का कोई व्यक्ति है, उसको कोई समस्या है, तो उसके गाँव की समस्या को वहाँ सबसे पहले अच्छी तरीके से वही व्यक्ति जिसको समस्या है वो सॉल्व कर सकता है। अगर उसको उसके हाथ में नहीं है, तो फिर वो अपने गाँव के लोग, सपोज़ अगर आप आपके गाँव का है, तो आपको वो अच्छी तरीके से समझा सकता है। अब अगर मैं जाऊँ तो वो ना तो वो ओपनली इतना मुझे अच्छी तरीके से समझा पाएगा, ना ही मैं इतना इंटरेस्ट लूँगा कि मैं उसकी समस्या को मतलब अपनी समस्या मान के सॉल्व करूँ। तो इसलिए इसने ये इस समिति ने ये सिफ़ारिश की थी कि ग्राम पंचायत की स्थापना में जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होने चाहिए, और वो उसी में से होने चाहिए, यानी कि ग्राम सभा में से ही होने चाहिए। ठीक है? बात करें अगर पंचायत समिति और जिला परिषद के गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सदस्यों द्वारा होना चाहिए, यानी कि पंचायत समिति तथा जिला परिषद का जो गठन होता है, इसी समिति ने सिफारिश की थी कि ग्राम पंचायत के तो मतलब डायरेक्टली इलेक्टेड होने चाहिए, लेकिन पंचायत समिति या जिला परिषद के वो अप्रत्यक्ष रूप से भी अगर चुने हों तो फिर तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? जैसा कि वर्तमान समय में भी होता है कि पंचायत समिति, यानी आपके यहाँ का जो ब्लॉक प्रमुख होता है, उसका डायरेक्ट उस ब्लॉक प्रमुख के इलेक्शन के लिए आप डायरेक्ट वोट नहीं देते, आप बीडीसी को वोट देते हो, वो जाके चुनते हैं ब्लॉक प्रमुख को। सेम इसी तरीके से आप जिला पंचायत अध्यक्ष को भी आप डायरेक्ट वोट नहीं देते, आप जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनको वोट देते हैं, और वो अपने में से एक व्यक्ति को चुनते हैं जो कि एलिजिबल होता है। हालांकि एलिजिबल तो बस नाम मात्र की बात है, वो तो बस पैसा खा के साले वोट दे देते हैं। ठीक है? वहीं अगर बात करें कि जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो जिलाधिकारी होता है, ध्यान रखिएगा, जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो जिलाधिकारी होना चाहिए। ये इस समिति ने सिफारिश की थी कि जो जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो जिले का अधिकारी होना चाहिए। लेकिन जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो वर्तमान में मतलब उन्हीं जो जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से एक व्यक्ति को चुन लिया जाता है, उसी को जिला पंचायत का या जिला परिषद का अध्यक्ष घोषित किया जाता है। ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो कह सकते हैं कि बलवंत राय मेहता की निम्न में से कौन सी सिफारिश को कह सकते हैं कि वर्तमान में लागू नहीं किया गया है, तो वो यही हो जाएगी। इस समिति ने सिफारिश की थी कि जिला परिषद का जो अध्यक्ष रहेगा वो जिलाधिकारी होना चाहिए, लेकिन जिलाधिकारी इस परिषद का अध्यक्ष नहीं होता है। ठीक है? आई होप क्लियर हुआ होगा। वहीं अगर बात करें आगे की, तो आगे चलते हैं। तो समिति की सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 1958 में स्वीकार कर लिया गया। ठीक है? इस तरीके से मतलब कि बलवंत राय मेहता ने की जो समिति थी उसने कई सिफारिशें दी, और उन सिफारिशों को हालांकि नेहरू जी ने माना, और कह सकते हैं कि उनको स्वीकार किया था। और 1958 में, क्योंकि 1957 में के लास्ट में इन्होंने रिपोर्ट अपनी सबमिट कर दी थी, तो 1958 में इनकी सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकार कर लिया गया, और फिर बोला कि हाँ ठीक है, अब इसके आधार पे 1958 के बाद में 1959 में ही पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कर दी गई, जो कि राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी। ठीक है? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और जो इस दूसरा जो स्टेप था, यानी कि नागौर, राजस्थान के नागौर के बाद में जो दूसरा स्टेट था वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। उसने
अपने मतलब 4 दिन बाद ही अपने स्टेट में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कर दी थी। और राजस्थान के नागौर में जब स्थापना हुई थी तो उसका शुभारंभ तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी कह सकते हैं कि नेहरू जी द्वारा स्वयं किया गया था, ठीक है। और अगर बात करें इसी संदर्भ में आगे एक और पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा था, स्लिप हो गया माइंड से। उम, 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 चलो जब अब आगे आएगा तब मैं बता दूँगा आपको, ठीक है। तो कुल मिला के इस तरीके से हाँ, एक बात और कि पंचायती राज की जो स्थापना होने के बाद में, ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज या ग्राम पंचायत या पंचायती राज प्रशासन की स्थापना होने के बाद में वो कौन-सा पहला स्टेट था जिसने अपने यहाँ पे चुनाव करवाए थे, वो स्टेट हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इस तरीके से अब बात करते हैं कि इन्होंने तो कर दिया था अपनी अपना मतलब कुल मिला के मामला शांत हो गया था, काम चलने लगा था। वहीं अब बात कर दें कि इंदिरा गांधी जी की सरकार गिर गई थी और केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जो कि मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी थी। तो मोरारजी देसाई जी ने अशोक मेहता मतलब अशोक मेहता जी एक कह सकते हैं कि तत्कालीन अधिकारी थे, ठीक है? उनके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया जो 1977 में, ठीक है? 1977 में मतलब कुल मिला के अशोक बलवंत राय मेहता समिति थी, उसने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। और उसी से आप रिलेट कर पाएँगे कि उसके बाद में अशोक मेहता समिति आई, जो कि 1977 में आई थी, 1977 में, जो कि कह सकते हैं कि जनता पार्टी के द्वारा चुनी गई थी। चूँकि इनकी सरकार थी तो इन्होंने बोला कि हम भी कुछ नया करते, तूफ़ानी करते इस तरीके से। तो 1977 में इन्होंने इस समिति का गठन किया था और 1978 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट या कह सकते हैं इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी, ठीक है। और इस समिति ने ये बताया था कि त्रि 3 स्तरों पे नहीं मतलब अशोक मेहता बलवंत राय मेहता 3 नाम थे ना, तो 3 को मिला के ऐसे रिलेट कर पाएँगे, बलवंत राय मेहता 3 हो गए तो 3 से 3 स्तरीय। फिर बात करते हैं अगर अशोक मेहता, तो अशोक मेहता तो 2 ही नाम है, एक जगह अशोक, एक मेहता। तो इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की कह सकते हैं कि पंचायती राज पद्धति की सिफारिश की थी, जिसमें सबसे ऊपर हो जाएगा आपका जिला परिषद, जो कि जिला स्तर पर रहेगी। वहीं अगर बात करते हैं कि इनके अनुसार एक दूसरे स्तर पे होने चाहिए मंडल पंचायत, जो लगभग 15 से 20 हज़ार की जनसंख्या वाले गाँव में एक तरीके से होनी चाहिए, ठीक है? इतना हो गया था। इन्होंने बस केवल मतलब द्विस्तरीय पंचायती राज की इतनी ही सिफारिश की थी, इतना ही आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि अगली जो समिति थी वो कौन-सी हो जाएगी? तो उसके बाद में बात करते हैं 1985 आता है, यानी कि 77 के बाद में चूँकि इनकी फिर से सरकार ही गिर जाती है, मोरारजी देसाई की पुनः इंदिरा गांधी जी की सरकार बन जाती है, ठीक है? तो उसके बाद में समय बदलता रहता है, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? फिर समय आता है 1985 यानी कि 1985। 1985 में नई एक समिति का गठन होता है, जिस समिति का नाम होता है जीबीके राव समिति, जीबीके राव। ठीक है? जीबीके राव 4 स्तर पे हो सॉरी 4 नाम मिलके हो जाएगी जीबीके राव समिति। 1985 में इसका गठन हुआ। तो इस समिति ने अपना कुछ नया निकाल के दिया। इन्होंने बोला कि केंद्र व राज्य की योजनाओं का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ठीक है? इसने अपनी समिति में जो सिफारिश की तथा जिला विकास आयुक्त के पद की जो सृजन की बात की थी वो जीबीके राव समिति के द्वारा ही की गई थी। ठीक है? ध्यान रखिएगा क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि जिला विकास आयुक्त जो चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, मुख्य विकास आयुक्त, सॉरी जिला विकास आयुक्त, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, डीडीओ। तो इसकी जो सृजन होता है, ठीक है? इसके पद का जो गठन सृजन की जो कह सकते हैं कि एक तरीके से सिफारिश की थी, वो किसने की थी? वो जीवीके राव समिति द्वारा की गई थी। और इसी समिति ने ये कहा था कि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तथा इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को बिना जड़ की घास कहा था। ठीक है? ध्यान रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि निम्न में से किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को बिना जड़ की घास बोला था? तो वो हो जाएगी बिना जड़ की घास, बिना जड़ की घास। देखिए इसको आप इस तरीके से रिलेट कर पाएँगे, बिना जड़ की घास 4 वर्ड हो गए ना? बिना जड़ की घास, बिना जड़ की घास, बिना जड़ की घास, जीबीके राव, 4 इधर, 4 इधर। ठीक है? तो इस तरीके से आप रिलेट कर पाएँगे। ठीक है? तो जीवीके राव समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को बिना जड़ की घास बोला। इन्होंने बोला कि केंद्र तथा राज्य के योजनाओं का विकेंद्रीकरण होना चाहिए तथा जिले में जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन होना चाहिए। ठीक है? इसके बाद में फिर से 1986 में एक नई समिति का गठन हो जाता है जिसका नाम होता है एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति, ठीक है? एल.एम. सिंघवी समिति 1986, जी.बी.के. राव समिति 1985, अशोक मेहता समिति 1977 और बलवंत राय मेहता समिति 1957। इनको सबको आपको रटना पड़ेगा, ये तो क्वेश्चन यहीं से बन के आएगा, ठीक है? तो इस समिति ने जो सिफारिश की थी, इसने भी त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की सिफारिश की थी।
जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत। इसके अलावा इसने सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की थी। सबसे पहले क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, निम्न में से किस समिति ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्थाओं को या पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी या सिफारिश की थी? वो हो जाएंगे एल एम सिंघवी समिति। एल एम सिंघवी समिति, इसका गठन हुआ था 1986 में। ठीक है, वही बात करें ग्राम पंचायत हेतु, इसने ये भी सिफारिश की थी कि ग्राम पंचायत हेतु न्याय पंचायतों की भी स्थापना होनी चाहिए। ग्राम पंचायत, ग्राम समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना होनी चाहिए। इसने इसलिए बोला था कि सामान्य सी बात है कि गांव में रहने वाले व्यक्ति अगर न्याय के लिए उसको फिर डिस्ट्रिक्ट, मतलब अब तत्कालीन उस समय 1986 की बात है, या फिर तो आप समझ ही सकते हैं कि अभी आपके देखते देखते ही आपके गांव में, मतलब कि पुलिस को देखते ही लोग घरों में घुस जाते थे। तो उस समय के तो माहौल ही अलग था। तो उस समय अगर गांव में कुछ भी होता था, वो न्याय मांगने के लिए कोर्ट तो बहुत ना के बराबर ही लोग जाते। तो इस वजह से इसने बोला था कि गांव में ही पंचों की सहायता से न्याय होना चाहिए। तो न्याय पंचायतों को भी कुछ न कुछ एक तरीके से आधिकारिक दर्जा मिलना चाहिए। इस तरीके से ग्राम समूह है तो इन्होंने न्याय पंचायतों की स्थापना की सिफारिश की। इन्होंने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात की, संवैधानिक मान्यता देने की बात की, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की भी इन्होंने बात की। बात करते हैं अगर नियमित, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव की इन्होंने बात की। नियमित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की भी एल एम सिंघवी समिति ने सिफारिश की थी। ठीक है, अब इसके बाद में आ जाते हैं, और भी कई सारी समितियों का गठन हुआ था। मैंने आपको लास्टली बताया था, वो आगे हम चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे तो हम सारी एक एक वन टू वन सारी समितियां बताते चलेंगे किस समिति ने क्या कहा था। ठीक है, तो पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। बाकी बात करते हैं कि आगे 1988 में पुनः 1986 के बाद में 1988 आता है। केवल 1 साल का गठन, मतलब कि गैप होता है। पी के थुंगल समिति बनती है, पी के थुंगल जी की अध्यक्षता में 1988 में। ठीक है, और इस समिति ने भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की एक तरीके से कह सकते हैं सिफारिश की थी। स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर खंड पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत, इस तरीके से आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सनें याद करनी पड़ेंगी कि कौन सी समिति किस सन में गठित हुई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक बार क्विक रिवीजन रहेगा। 1957 बलवंत राय मेहता समिति, इसने 1957 के नवंबर में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी तथा त्रिस्तरीय पंचायती राज की एक तरीके से कह सकते हैं सिफारिश की थी। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है 1970 में, मतलब जनता पार्टी की सरकार बनती है। मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री होते हैं। उन्होंने उनके, मतलब कि अशोक मेहता के कह सकते हैं कि अध्यक्षता में एक समिति का गठन होता है 1970 में। ठीक है, और 1978 में ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, और इस रिपोर्ट, और ये मतलब द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की कह सकते हैं एक तरीके से सिफारिश करती है। उसके बाद में आ जाते हैं, बात करते हैं 1985 जीवी के राव समिति आ जाती है। ठीक है, जीवी के राव समिति सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को, जीवी के राव समिति ने ही पंचायती राज व्यवस्था को बिना जड़ की घास कहा था। इसने जिला विकास आयुक्त के पद के सृजन की बात की थी। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं एल एम सिंघवी समिति। एल एम सिंघवी समिति द्वारा ही सबसे पहले पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात होती है। 1986 में इसका गठन हुआ होता है। ठीक है, ग्राम समूह हेतु इसने न्याय पंचायतों की भी सिफारिश की थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की इसने सिफारिश की। ठीक है, अब बात करते हैं कि उसके बाद में 1988 पी के थुंगल समिति, जिला पंचायत व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की इसने भी सिफारिश की थी। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। बाकी बात करते हैं आगे। तो पंचायती राज संबंधी मुख्य समितियां इस प्रकार है, जिसमें सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति 1957 सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए इसका गठन हुआ था। फिर बी आर समिति, ये कोई मतलब बीच में ही 1960 में गठित हुई थी बी आर समिति। हालांकि ये इससे आपको मतलब कह सकते हैं आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट फिर भी आप एक तरीके से, मतलब ये यहाँ पे ये सारी समितियां दी गई हैं, तो आप एक बार मतलब नजर डाल लें, नजर बैठा लें। ठीक है, तो बी आर समिति, चूंकि हम पूरे डिटेल में ही पढ़ रहे हैं तो आपको मैंने बोला ही था कि पूरी डिटेल में ही आएगा, तो पूरी डिटेल में आप फिर पूरी डिटेल ही हो जाती है ना। तो फिर 1957 के बाद में आ जाता है 1960, जिसने पंचायत संबंधी सांख्यिकी की तर्क संगतता से संबंधित कह सकते हैं कि इसके लिए गठन हुई थी। उसके बाद एस बी मिश्रा समिति आ जाती है 1961 में, पंचायत एवं सहकारिता अध्यक्ष दल के लिए। फिर बी ईश्वरन समिति आ जाती है 1961 में, पंचायत राज प्रशासन का अध्यक्ष दल के लिए, अध्ययन दल के लिए। फिर जी आर राजगोपालन समिति 1962 में, न्याय पंचायत के गठन के अध्ययन दल के लिए। फिर आ जाते आर आर दिवाकर 1963 ग्राम सभा की स्थिति की समीक्षा के लिए। फिर एम रामकृष्णा समिति 1963 पंचायती राज संस्थाओं की आय व्यय गणना के अध्ययन दल के लिए। के संथानम समिति, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है 1963 में, के संथानम समिति। ठीक है, बाकी तो आप
ना भी याद करें पर फिर भी। के संथानम समिति, ध्यान रखिएगा, ये पंचायत 1963 में इसका गठन हुआ था। पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय प्रावधान तथा स्थिति की समीक्षा के लिए, यानी कि वित्तीय प्रावधान तथा स्थिति की समीक्षा के लिए के संथानम समिति का गठन हुआ था। ठीक है, के संथानम समिति का 1963 में। बात करते हैं 1965 में पुनः संथानम समिति का गठन हुआ। के संथानम के नेतृत्व में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन की रूपरेखा के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, निर्वाचन तथा वित्तीय, देखिए पंचायतों का जो आर्टिकल है यानी 243, उसमें राज्य वित्त आयोग की भी चर्चा है और राज्य निर्वाचन आयोग की भी चर्चा है। ठीक है, तो आप इसको वहां से रिलेट कर पाएंगे कि राज्य पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन की रूपरेखा संबंधी अध्ययन के लिए भी के संथानम समिति का गठन हुआ था 1965 में। लेकिन उससे पहले 1963 में पंचायती राज संस्थानों के वित्तीय प्रावधान की स्थिति एवं समीक्षा के लिए के संतानव समिति का गठन हो चुका था। आर की खन्ना समिति होती है 1956 में, सॉरी 1965 में। पंचायती राज संस्थाओं के लेखा एवं अंकेक्षण के लिए श्री रामाचंद्रन समिति आ जाती है 1966 में। पंचायतों के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की आवश्यकता पर अध्ययन के लिए बी रामानाथन समिति आ जाती है 1969 में। भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वयन में सामुदायिक विकास अधिकरण एवं पंचायती राज संस्थाओं की संलिप्तता एवं भूमिका के लिए एम रामाकृष्णैया अध्ययन दल बनता है 1972 में। पंचवर्षीय योजनाओं में सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज को प्रमुख उद्देश्य के रूप में रखने से संबंधित होता है ये। फिर श्रीमती दया चौबे समिति आती है 1976 में, सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज की पुनः समीक्षा के लिए। ठीक है, हालांकि ये आपको पढ़नी नहीं है पर आप एक क्विक रिवीजन में मतलब नजर डाल लें। फिर सब बात आती है 1970 की, और 1970 में सरकार बन चुकी होती है जनता पार्टी की। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में अशोक मेहता समिति का गठन होता है। पंचायत राज के मूल तथा प्रशासनिक ढांचे से संबंधित मतलब तत्व को खोजने के लिए इसका गठन होता है। और ये अशोक मेहता समिति ही ये बताती है कि आपको द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनानी चाहिए, जिसमें एक जिला पंचायत तथा दूसरा खंड स्तर पे मंडल पंचायत होनी चाहिए, जो 15 से 20 हजार की जनसंख्या पे होनी चाहिए। फिर आती है 1978 दांतेवाला समिति, खंड स्तर परियोजना स्वरूप। हनुमंतराव समिति आ जाती है 1984 में, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिला स्तरीय योजना का स्वरूप हनुमंतराव समिति भी देती है 1984। वैसे तो ये आपको याद नहीं रखने होंगे क्योंकि इसमें से बाकी जो मैंने ऊपर आपको बताए थे इसमें मैप में, ठीक है, केवल आपको वही रखने पड़ेंगे। पर एक बार इनकी ना जो ईयर्स है वो आप ध्यान रखिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि मिलान करें कि निम्न समिति का गठन इस सन में हुआ था, तो वहां पे ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कौन सी समिति का गठन कब हुआ था, किस सन में हुआ था, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। के संतानम समिति 1963 तथा 65 में आई थी। आर के खन्ना भी 65 में आई थी। श्री रामचंद्रन 66 में आई थी। बी रामानाथन 69 में आई थी। रामाकृष्णैया अध्ययन दल 1972 आया था। दया चौबे 76, अशोक मेहता 77, दांतेवाला 78, हनुमंतराव 84। ठीक है, हनुमंतराव 84। इस तरीके से मतलब ये आपको याद करने पड़ेंगे और इसका कोई चारा है नहीं। अब बात करते हैं जीबी के राव समिति के बारे में, तो लगभग 1985 में, ठीक है, जीबी के राव समिति का गठन हुआ था। ध्यान रखिएगा 1984 में हनुमंतराव और उसके बाद में जीबी के राव। इसको आप इस तरीके से रिलेट करवाएंगे, जीबी के राव समिति 1985 तथा मैंने आपको बताया था इन्होंने पंचायती राज संस्थान को बिना घास की जड़, क्या ऐसे ही कुछ बोला था, बिना जड़ की घास बोला था जीबी के राव समिति के द्वारा, तो उसका गठन हुआ था 1985 में। ग्रामीण विकास के लिए प्रशासनिक समायोजन तथा गरीबी निवारण कार्यक्रम के लिए इस समिति का गठन हुआ था। उसके बाद में वो आ जाता है 1986, तो 1986 में एल एम सिंघवी समिति बनती है और एल एम सिंघवी समिति ही सबसे पहले पंचायतों को लोकतांत्रिक दर्जा या कह सकते हैं कि आधिकारिक दर्जा देने की बात करती है, संवैधानिक दर्जा देने की। लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनर्सक्तिकरण के लिए इस समिति का गठन हुआ था और ये अपनी सिफारिशों में बोलती है कि पंचायतों को पहले संवैधानिक दर्जा दो। उसके बाद में बात करते पी के थुंगल समिति बनती है, जो कि 1988 में बनती है, जो स्थानीय निकाय में संवैधानिक मान्यता की भी अनुशंसा करती है, यानी कि पी के थुंगल समिति का एक ये समर्थन करती है। तो यहाँ से हम बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति के बारे में, डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, हालांकि मैंने आपको सारा बता ही दिया है, तो अब बस ऊपर ऊपर से ही निकल चलेंगे। बात करते हैं ग्रामीण विकास को गति देने के लिए, इसमें लोगों की ग्रामीण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम के सहयोग के लिए 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा या राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और ये दोनों ही कार्यक्रम यानी 1952 का सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा 1953 का राष्ट्रीय प्रसार सेवा
दोनों ही फ्लॉप हो गए थे पूरी तरीके से। ठीक है, तो जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 के कार्यों की जांच के लिए तथा उसके बेहतर ढंग के कार्य के लिए उपाय सुझाने के लिए इस समिति का गठन किया था। इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। ये मैंने आपको सारा कुछ बता ही रखा था ऊपर। ठीक है, और इसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे, इस वजह से इस समिति का नाम ही हो गया बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। ठीक है, जो कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की मतलब इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की, जो कि अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया बाद में। ठीक है, मतलब इसी समिति को आधार मान के भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। बात करें अगर समिति द्वारा दी गई विशिष्ट सिफारिशों, तो वो विशिष्ट सिफारिशें इस प्रकार हैं। पहली बात, इसने 3 स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की का सुझाव दिया था, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद या जिला पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होनी चाहिए, मैंने आपको बता ही दिया। वहीं अगर पंचायत समिति या जिला परिषद की बात करें तो वो अप्रत्यक्ष रूप से भी होनी चाहिए, इस समिति ने बोला था। सभी योजनाओं और विकास कार्य के लिए इन निकायों को सौंपे जाने वाले तथा इन निकायों को पर्याप्त स्रोत मिलने चाहिए ताकि ये अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को संपादित करने में समर्थ हो सकें। पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय तथा जिला परिषद को सलाहकारी, ध्यान रखिएगा, पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय तथा जिला परिषद को सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए, ये इस समिति ने सिफारिश की थी। बात करें अगर जिला परिषद का अध्यक्ष, इसने बोला था कि जिला अधिकारी को होना चाहिए जिला परिषद का अध्यक्ष, हालांकि इस समिति इस सिफारिश को नहीं माना गया था। समिति की इन सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकार किया गया तथा लेकिन परिषद ने कोई एक निश्चित फॉर्मेट तैयार नहीं किया था और इसे राज्यों पर छोड़ दिया था कि वे जिस तरीके से चाहे इसे लागू कर सकते हैं। ठीक है, वही अनुच्छेद 40 के तहत अगर राज्यों का मन हो तो लागू करें, ना मन हो तो ना करें, जैसा मन हो वैसा करें, इस तरीके से। ठीक है, अनुच्छेद 40 के तहत। तो इस प्रकार से कुछ राज्य थे उन्होंने लागू किया, कुछ थे उन्होंने नहीं किया, कुछ ही किसी ने 2 स्तर पे लागू किया, किसी ने 3 स्तर पे लागू किया, किसी ने 4 स्तर पे लागू किया। इस तरीके से मैंने आपको पहले दिखाई दिया है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान देश का पहला राज्य था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई। इस योजना का जो उद्घाटन था वो 2 अक्टूबर 1959 को स्वयं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, जो कि राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959। देखिए 1957 में समिति गठित हुई थी, 1957 के ही लास्ट में यानी नवंबर में उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी और 1958 में भारत सरकार ने उसको स्वीकार किया कि हाँ हमसे गलतियां हुई हैं और हम अब इस तरीके से ही काम करेंगे। उसके बाद में बात आता है 2 अक्टूबर 1959, तो 2 अक्टूबर 1959 को मतलब इसकी एक तरीके से कह सकते हैं कि राजस्थान के नागौर में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन कर दिया गया था 2 अक्टूबर के बाद में। फिर शायद 12 अक्टूबर यानी 14 अक्टूबर को ही आंध्र प्रदेश ने भी अपने यहाँ पे कह सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कर दी थी। ठीक है, त्रिस्तरीय पे बात करते हैं 1960 के दशक के मध्य तक बहुत से राज्यों ने पंचायती राज संस्था स्थापित कर ली थी, लेकिन चूंकि केंद्र सरकार ने इसका कोई निश्चित ढांचा नहीं बनाया था, इस वजह से ध्यान रखिएगा कि केंद्र सरकार ने बोल दिया था कि इस तरीके से आपको त्रिस्तरीय पे पंचायती राज व्यवस्थाएं बनानी है, आर्टिकल 40 के तहत जो जैसा चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन कोई निश्चित एक ढांचा होना चाहिए था ना, वो बनाया नहीं था केंद्र सरकार ने, इसलिए राज्यों ने इसे अपने अपने तरीके से लागू कर दिया था। जैसे कि राजस्थान ने त्रिस्तरीय अपनाया, तमिलनाडु ने द्विस्तरीय अपनाया था तथा पश्चिम बंगाल ने 4 स्तरीय, इस तरीके से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था को निम्न में से किस राज्य ने द्विस्तरीय पे अपनाया था, तो उसमें हो जाएगा आपका तमिलनाडु। वहीं अगर 4 स्तरीय की बात करें तो 4 स्तरीय में हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल ने 4 स्तर पे अपनाया था, राजस्थान ने त्रिस्तरीय पे, तमिलनाडु ने भी द्विस्तरीय पे, इस तरीके से पश्चिम बंगाल ने 4 स्तरीय पे। राजस्थान आंध्र प्रदेश पद्धति में पंचायत समिति को शक्तिशाली बनाया गया, जबकि महाराष्ट्र गुजरात पद्धति में जिला परिषद को, ध्यान रखिएगा, राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश जो था इन्होंने पंचायत समिति को यानी कि जो कह सकते हैं कि लोकल लेवल पे जो था क्षेत्र पंचायत, उसको पंचायत समिति को उसको पावर दी। वहीं अगर बात करें महाराष्ट्र तथा गुजरात की, तो इन्होंने जिला परिषद यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कह सकते हैं कि बॉडी थी उसको इन्होंने पावरफुल बनाया, यानी कि उनको कई शक्तियां, हाँ मतलब उनके उसको स्थानांतरित की इस तरीके से। ठीक है, बात करते हैं अगर दूसरी समिति की, तो दूसरी समिति हो जाएगी अशोक मेहता समिति। इस समिति ने 132 सिफारिशें दी थी। ठीक है, तो बाकी हम आज सिर्फ अशोक मेहता तक ही पढ़ेंगे। अगली जो समितियां रहेंगी वो हम कल के वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक है, क्योंकि फिर एक दिन में अगर ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो लैप्स कर जाएगा। तो बात करते हैं अशोक मेहता। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया, 1970 में बनी थी, जनता पार्टी की सरकार में बनी थी, इस तत्कालीन प्रधानमंत्री
मोरारजी देसाई के नेतृत्व में ने बनवाई थी, इस तरीके से अशोक मेहता जी के नेतृत्व में बनी थी। ठीक है। और अगस्त 1978 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी और देश के पतनोन्मुख चुनावी राजनीति सिस्टम को इसने पुनर्जीवित और मजबूत करने के लिए 132, ध्यान रखिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अशोक मेहता समिति ने कितने सिफारिशें दी थी। तो 132 सिफारिशें दी थी अशोक मेहता समिति द्वारा। इसकी प्रमुख सिफारिशें मतलब जो 132 सारी तो आप क्या कोई भी नहीं याद कर पाएगा, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगी वही आपको याद करनी है, जिसमें से लगभग 7-8 है यहाँ पे। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज के स्थान पे इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज को बताया था, जिसमें जिला स्तर पर जिला पंचायत तथा उसके नीचे मंडल पंचायत, जो 15 से 20 हजार की जनसंख्या पर होगी, ठीक है। राज्य स्तर के नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए। ये इन्होंने बोला था कि राज्य के नीचे अगर कोई चेकिंग वगैरह हो रही है या फिर कुछ भी हो रहा है विकेंद्रीकरण के लिए, तो फिर जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही होना चाहिए, ठीक है। ये इसने सिफारिश की थी। वहीं बात करेंगे जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए तथा वह राज्य स्तर पर योजना के विकास के लिए जिम्मेदार बनाए जाए। इसके अलावा इन्होंने बोला था कि अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थानों के पास में कर लगाने की अनिवार्य शक्ति हो, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन ये भी बनेगा, निम्न में से सबसे पहले किस समिति ने पंचायतों को कर या पंचायती राज संस्थानों को कर लगाने की शक्ति की बात की थी, तो वो हो जाएगा आपका अशोक मेहता समिति, ठीक है। कर लगाने की अनिवार्य शक्ति दो। न्याय पंचायत को इस विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा निम्न में से किस समिति ने या किस समिति ने न्याय पंचायतों को विकास पंचायत से पृथक करने का कह सकते हैं सलाह दी थी, वो हो जाएगी अशोक मेहता समिति। तथा एक योग्य न्यायाधीश द्वारा इसका निर्देशन किया जाना चाहिए, इसने बोला था। हालांकि योग्य न्यायाधीश कहाँ, मतलब तत्कालीन समय में कहाँ न्यायाधीश गांव में जाके वो करता, ठीक है। तो पंचायती राज संस्थानों के मामले में देर के लिए राज्य मंत्री परिषद में से एक मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए थी तथा पंचायती राज भंग होने की स्थिति में 6 महीने के भीतर चुनाव करा लेने चाहिए। यानी कि कुल मिला के पंचायती राज संस्थानों के मामले में इस समिति ने बोला था कि राज्य मंत्री परिषद में से एक मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए जो कि पंचायती राज संस्थानों के मामलों को देखेगा इस तरीके से, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक 6 नंबर का। बात करें पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक मान्यता देनी चाहिए, ये इसने पहले ही बोल दिया था कि पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक मान्यता देनी चाहिए, ठीक है। और इसके लिए उन्हें उपयुक्त हैसियत के अनुसार सतत सक्रियता का आश्वासन मिलेगा इस तरीके से। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि निम्न में से किस सिफारिश ने सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने की बात की थी, तो वो आपको आंसर में तो वही लगाना है, सिंघवी समिति, ठीक है। LM सिंघवी समिति। अब बात करें उस समय की जनता पार्टी की सरकार के भंग होने के कारण केंद्रीय स्तर पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को एकदम बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया है। चूंकि भाई सरकार बदल गई तो सरकार जाते ही तो मामला ही समाप्ति हो जाता है। फिर भी 3 राज्य थे जिसमें कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ने अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को ध्यान में उठाकर पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार के लिए कुछ कदम उठाए थे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इतना क्लियर हुआ होगा। बाकी कल की वीडियो में हम बताएंगे GV के राव समिति तथा अन्य जो भी समितियां PK थुंगल LM सिंघवी जो इंपॉर्टेंट समितियां हैं उनके बारे में पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे, जैसा कि मैंने बलवंत राय मेहता तथा अशोक मेहता समिति के बारे में की थी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आगे देखिए, हाँ यार मोस्ट इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट तो छूट ही जाता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, देखो बिना कहे, ठीक है। अगर यहाँ तक आ ही गए और नहीं आ गए हो तब भी चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लो और कमेंट करके बताओ आपको कैसा क्या लग रहा है कंटेंट वगैरह, ठीक है। और अगर कुछ गलतियां हो रही हैं तो कमेंट करके बताइए कहाँ पे क्या गलतियां हो रही हैं, उनमें सुधार किया जाएगा, ठीक है। और बस लाइक करो, अपने फ्रेंड वगैरह के साथ में शेयर करो, अपने जो ग्रुप्स वगैरह हैं उनमें भी शेयर करो वीडियोस। और मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, ओके बाय बाय।